Okay, dear students, welcome to the series of BCHCT 133, uh, जिसमें एक्चुअली केमिकल एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रिया एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका पहले वाला क्लास में हम लोग केमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में पूरा डिस्कस किए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रिया। एक्चुअली दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो एक पोर्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम है और दूसरा पोर्शन है आयोनिक इक्विलिब्रियम है। तो आज का जो क्लास होगा दैट क्लास विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें मेन जो चीज़ है हम लोग को जो पढ़ना है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम गिव्स एनर्जी चेंजेस इन ए केमिकल रिएक्शन, chemical equilibrium in ideal gas mixture, equilibrium constant, relation between equilibrium constant, applications of equilibrium studies and last atelier principle। तो आज का जो क्लास रहेगा इस क्लास में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम लोग जो पहला टॉपिक्स है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे ना, तो बेसिकली इफ यू सी दिस पिक्चर, देखिए दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम। ओके, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता कैसा है, ठीक है? अगर देखेंगे जैसे वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है, बट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब मोशन नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब मोशन नहीं है। जैसे देखिए इस केस में देयर इज नो मोशन बट इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, दोनों साइड एकदम सेम स्पेस में है और हाइट सेम है दोनों साइड। इवन इस ब्रिज को आप देखिएगा तो इसमें भी मोशन नहीं है, ठीक है। तो दिस ऑल आर लाइक इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, अनदर थिंग, अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम का बात करें तो वहां मेनली मोशन होता है बट जनरली कोई चेंज उतना है नहीं। जैसे पूरा सिस्टम जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जैसे वाटर क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा, इवापोरेट होके चले जाएगा, फिर क्लाउड बन जाएगा, फिर क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेट होके फिर ये होगा। तो ये जो सिस्टम होता है उसमें से ग्राउंड वाटर में जाता है। तो ये सारे चीज है डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो करके ये होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है बेसिकली होता क्या है। जब टू ऑपोजिंग चेंजेस, ओके, जब टू ऑपोजिंग चेंजेस ऑकर्स एट द सेम रेट। ओके, मान लीजिए कि कोई भी चेंजेस हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, फिर गैस से लिक्विड हो रहा है और लिक्विड से सॉलिड हो रहा है। तो ऐसे जब स्टेट चेंज होता है उसमें, जैसे अगर दो स्टेट हम लोग कंसीडर करें, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। इवापोरेशन मतलब क्या है कि लिक्विड से गैस जाएगा और कंडेंसेशन में क्या होगा, गैसियस स्टेट से फिर लिक्विड स्टेट में वापस होगा। तो ये जो होगा ये स्टेट को, इसमें अगर एक इक्विलिब्रियम रहता है दैट इज इक्विलिब्रियम। केमिकल के केस में जैसे H2I2 से 2H है, देखिए दिस इज डबल हेडेड एरो। तो इस एरो का मतलब है कि रिएक्शन इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है द पॉइंट इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या होता है कि उसमें एक पहले हम लोग कुछ रिएक्टेंट्स लेके शुरू करते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा एक स्थिति आएगा, एक तो हो सकता है कि पूरा स्टार्टिंग मटेरियल पूरा प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाए अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन का जो केस देख रहे हैं, इस केस में क्या होता है, पहले हाइड्रोजन और आयोडीन मिल के पहले 2HI तैयार हो जाएगा, कुछ तैयार हो, एक समय के बाद क्या हो जाता है, फिर हाइड्रोजन और आयोडीन नहीं रिएक्ट करता है। क्यों?
क्योंकि जो अगर रिएक्ट भी कर लेता है तो AHI एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो फिर डिसोसिएट होके हाइड्रोजन और आयोडीन में आ जाता है, वापस आ जाता है। तो ये जो केस है, जो रिटर्न वाला केस है, इसको हम लोग कहेंगे कि अब इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, क्योंकि ना हाइड्रोजन और आयोडीन अभी चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन का, ना AHI का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो एक समय तक बनने के लिए हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों समय लेता है, कि कुछ समय के बाद तो हो सकता है वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, तो डिपेंड करेगा रिएक्शन का कंडीशन के ऊपर कि कौन सी कंडीशन में वो यूज हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जो रिवर्सिबल रिएक्शन जो इन्वेंट हुआ था पहले 1803 से पहले, 1803 साल से पहले एक्चुअली हर मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में ये सेट हो गया था कि एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है दैट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, दैट इज इरिवर्सिबल। तो 1803 में क्या हुआ था, फ्रेंच केमिस्ट उन्होंने बार्थलोट, उन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका हिस्ट्री कुछ अगर जान लेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। और एक्चुअली क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट उन्होंने, अगर हिस्ट्री के बात करें तो मेनली नेपोलियन बोनापार्ट ही वन हु हेल्प डिस्कवर रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कवर करने में हेल्प किया था। कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या किए थे कि फ्रेंच केमिस्ट जो बार्थलोट, उनको अपॉइंट किए थे साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है, और उनको कुछ काम के लिए भेजा गया था इजिप्ट में। ठीक है, इन 1798 में। तो इजिप्ट में जब उन्होंने गए थे तो वहां जाके देखे कि जो लेक्स है, वहां के लेक्स में देखे कि सोडियम कार्बोनेट डिपॉजिट है बहुत सारे। ठीक है, जो लेक का साइड वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन में एजेस में सोडियम कार्बोनेट डिपॉजिट है। बट जनरली तो रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट रहेगा वो मिलके कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली कहाँ देखने को मिलता है, जितना भी हम लोगों को वाटर लिविंग सिस्टम में मिलता है ना, वाटर सिस्टम में, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट मिलता है। बट यहाँ देखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट के जगह पर ज्यादातर सोडियम कार्बोनेट भी उनको मिल गया। बट दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट अगर फॉर्म हो जाएगा तो फिर वापस सोडियम कार्बोनेट होना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्रेसिपिटेशन हो रहा है, और जो पानी है, पानी में सोडियम क्लोराइड होता है। तो बेसिकली क्या है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड हम लोगों को कहाँ मिलता है, जो लेक में, नहीं तो जो ओशन में हम लोगों को क्या है, समुद्र में क्या है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलता है। तो बेसिकली उन्होंने तब लेबोरेटरी में जब इसको एनालाइज किए तो देखे कि सोडियम अगर लेक का पानी अगर मतलब गर्मी के समय में अगर इवापोरेट हो जाता है, जो सॉल्टी है, तो वहाँ क्या होगा, माने NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, दिस NaCl कॉन्सेंट्रेशन अब क्या करेगा, CaCO3 का रिएक्शन करके फिर वापस Na2CO3 फॉर्म करेगा, मतलब रिवर्स रिएक्शन होगा। ऐसे करके उनका जो सोच है, लेबोरेटरी में उसको एक्सपेरिमेंट करके बार्थलोट ने उनको 1803 में मतलब रिपोर्ट किए थे। तो डिस्कवरी इस प्रकार से हुआ था। फिर इसको लेके केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर हम लोगों को आज पढ़ने को मिल रहा है, वो चैप्टर हम लोग वहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, उसी दिन से शुरू हुआ। ओके, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या हुआ था, वहाँ सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड हो रहा था, फिर सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो उन्होंने उनका जो फेमस बुक था इसाइडिस्टैटिक कीमिक 1803 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने ये बात मतलब एक्सप्लेन किए थे कि हाँ, हम ऐसे करके उसको इन्वेंट किए थे। ठीक है, तो बेसिकली
अगर हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन में दो प्रकार का रिएक्शन होता है, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो व्हाट इज इरिवर्सिबल, व्हाट इज रिवर्सिबल, वो हम लोगों को थोड़ा जानना है। बेसिकली क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर समटाइम्स। इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है, चेंजेस जो होगा वो तुरंत हो जाएगा। तुरंत मतलब क्या है कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट फिर वापस स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्म नहीं होगा। तो ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज दैट chemical reaction occurred when reactants reacted with each other to form product. These undirectional reactions are known as irreversible reaction। मतलब इसमें अनडायरेक्शनल है, क्यों? क्योंकि एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट बैक टू द रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। सो दिस रिएक्शन आर एसेंशियली लाइक बेकिंग। ठीक है, बेकिंग में क्या होता है, अगर इंग्रेडिएंट्स एक्टिव रिएक्टेंट्स आर मिक्स करके केक बना देंगे तो केक से वापस हम लोग इंग्रेडिएंट को नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज ए टाइप ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे आप मान लीजिए कि आप एग्स और कुछ ऐसा चीज को आप ब्रेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, फ्लोर से बना रहे हैं, कुछ मैदा से कुछ बना रहे हैं, तो बना देंगे तो फिर उसमें से वापस नहीं होगा। मतलब दैट इज क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें, और फिर वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इरिवर्सिबल में और एक एग्जांपल हम लोग बताते हैं, जैसे कॉम्बशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हाइड्रोकार्बन। हम लोग क्या है, गाड़ी चलाते हैं तो क्या है, पेट्रोल यूज करते हैं, जो बाइक चलाते हैं। कोई गाड़ी में क्या डीजल यूज होता है, घर पे एलपीजी यूज होता है। तो ऑल आर कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स हम लोग यूज करेंगे तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है, मतलब वो जल जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बशन रिएक्शन। और उस रिएक्शन में क्या है कि जो CxHy जो है ये फॉर्मूला है, इसमें से O2 के साथ रिएक्शन करके एक्चुअली जो फॉर्म होगा दैट विल बी CO2 प्लस वाटर। ओके, तो बेसिकली दिस इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन फॉलो करके ये प्रोडक्ट होना है। ओके, सो ये प्रोसेस भी अगर जल जाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फिर वापस कार्बोहाइड्रेट बनना, दिस इज ए टाइप ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? इन रिवर्सिबल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नेवर फुल्ली कंज्यूम। ठीक है, इन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कभी भी कंज्यूम नहीं होता है, दे आर ईच कॉन्स्टेंटली रिएक्टिंग एंड बीइंग प्रोड्यूस्ड। ए रिवर्सिबल रिएक्शन कैन टेक द फॉलोइंग समराइज्ड फॉर्म। तो A प्लस बी मिला के K1 K-1 से C प्लस D है। तो A अगर फॉर्म होगा जिसमें A प्लस बी अगर K1 रेट से C प्लस D फॉर्म हो रहा है, तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, C प्लस D K-1 रेट से A प्लस बी फिर वापस फॉर्म कर देगा। तो बेसिकली क्या होता है, द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट भी कभी भी फुल कंज्यूम्ड होके प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा और प्रोडक्ट भी फुल कंज्यूम्ड होके पहले कभी भी रिएक्टेंट में वापस नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर हम इसको स्टेप को देखें कि रिएक्शन इसमें दो स्टेप होगा। एक स्टेप में क्या है, A प्लस बी से K1, मतलब उसका रेट कांस्टेंट अगर K1 होगा उसमें C प्लस डी फॉर्म होगा और C प्लस डी में K-1 रेट से A प्लस बी फॉर्म होगा। ओके, so this is basically reversible reaction। अब बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, कैसे समझना होगा, रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट, और इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म भी दे सकते हैं। यहाँ रिएक्शन रेट, एक्चुअली रिएक्शन रेट में ही यहाँ कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए था। होता क्या है, इनिशियली यहाँ मान लीजिए इतना सबस्ट्रेट हम लोग शुरू किए हैं, तो सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा और रेट ऑफ द रिएक्शन धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा ये होगा।
और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो 0 से शुरू होगा, धीरे 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 ऐसे करके रेट इंक्रीज होगा रिवर्स रिएक्शन। तो पहले क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल इज वेरी हाई रिएक्शन रेट होता है। उससे धीरे 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 अगर समय के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो धीरे 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 रेट देखो घटता जा रहा है, और एक सिस्टम जो होगा उस सिस्टम में आके ये एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट में वहां पहुंच जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जब स्टार्टिंग, जब पहले प्रोडक्ट कुछ फॉर्म नहीं हुआ तो रिएक्शन रेट ऑब्वियसली रिवर्स रिएक्शन रेट क्या है, 0 है। अब धीरे धीरे प्रोडक्ट कुछ फॉर्म हो रहा है, तो धीरे 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 देखो प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रहा है तो धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है, और यहाँ रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक समय होगा जिस समय में रिवर्स रिएक्शन का भी रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट समान हो जाएगा, तो उस समय कोई भी इक्विलिब्रियम, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रेट समान हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल। ओके, जैसे हाइड्रोजन एंड आयोडीन, अगर इस केस में देखेंगे रिएक्शन रेट, पहले क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडीन क्या है, बहुत हाई रेट से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन, एक्चुअली हाइड्रोजन और आयोडीन का अगर रिएक्शन देखेंगे, उसमें जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलके 2HI गैस फॉर्म हो रहा है, तो तीनों है गैसिया स्टेट पे है। ठीक है, तो इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस से 2HI गैस, और रिवर्स रिएक्शन है 2HI गैस से हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो पहले क्या है कि हाइड्रोजन आयोडीन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल शुरू किए जहां HI कुछ भी नहीं है, तो हाइड्रोजन और आयोडाइड बहुत हाई रेट से रिएक्शन शुरू किया, धीरे 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 रेट क्या होगा, रेट डिक्रीज होगा, रेट डिक्रीज होगा, होने के बाद एक समय में आएगा जहां क्या होगा, एकदम कॉम्प्लीटली एक कांस्टेंट रेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, अब जब पहले शुरू हो गया, पहले थोड़ा HI फॉर्मेशन शुरू हुआ, धीरे धीरे HI क्या होगा, ऐसे 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 करके देखो HI फिर बैकवर्ड होके HI H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या होगा, H2 एंड I2, H2 एंड I2 ऐसा फॉर्म होते 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 एक आएगा जहां हाईएस्ट रेट में पहुंच जाएगा, उसके बाद एक कांस्टेंट रेट पर HI फिर डिसोसिएट होगा। तो ये जो रेट है, इस रेट में हाइड्रोजन प्लस आयोडाइन मिलके जितना HI होगा उतना ही HI फिर वापस हाइड्रोजन और आयोडाइड में रिवर्स रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, नाउ अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से इसको हम लोग देखेंगे, तो कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अगर देखेंगे, बेसिकली इन कॉन्सेंट्रेशन देखिए, पहले हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन है, उस पहले क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन देखिए बहुत हाई है, जब HI कुछ भी नहीं था, जब शुरू हुआ हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके 2HI हुआ। तो इस केस में क्या है, जब अगर हाइड्रोजन मतलब दो रिएक्शन कंडीशन देख लीजिए, एक फॉरवर्ड वाला देखेंगे फिर एक बैकवर्ड। तो पहले इस रिएक्शन में हम लोग क्या शुरू किए थे, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन से 2HI। तो क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, और तब क्या है, कोई भी HI फॉर्म नहीं हुआ, बस हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, तो मतलब 0 है। अब धीरे धीरे हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड का धीरे धीरे जो कॉन्सेंट्रेशन है लो होते जा रहा है, और HI का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसा करके एक स्टेट आएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन नहीं करके HI नहीं फॉर्म होगा। तो दिस इज वन कंडीशन। अब बैकवर्ड कंडीशन जो है, HI से H2A2, मतलब हम लोग अगर शुरू करते हैं HI कॉन्सेंट्रेशन से, तो HI से पहले क्या होगा, H2I2 कुछ भी नहीं है तो 0 है, फिर HI क्या होगा, धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन लूज होते 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 एक पोजीशन पे आएगा जहां आपका ऐसा ये हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज अचीव्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वेदर द रिएक्शन स्टार्ट
with the reactants और products। तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए आपको अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है और इक्विलिब्रियम होता है उस स्टेट उसमें, तो बेसिकली इतना जान लीजिए कि उस केस में क्या होता है कि आइदर आप स्टार्टिंग से शुरू कीजिए और प्रोडक्ट से शुरू कीजिए, कहाँ से भी शुरू कीजिए, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट भी डिसोसिएट होकर स्टार्टिंग आ सकता है, स्टार्टिंग भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट हो सकता है। ओके ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इक्विलिब्रियम, कैसे इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम में मेनली जो होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा और एक होता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है? होमोजीनियस मतलब इसमें जितना रिएक्टेंट रहेगा ना, जैसे CH4 वाटर, CO हाइड्रोजन, जितना आपका इक्विलिब्रियम ए रहेगा वो सारे इक्विलिब्रिया क्या रहेगा उसमें आपका बेसिकली इट विल बी लाइक इन गैसियस स्टेट। मान लीजिए कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में है तो CH4 क्या होगा, गैसियस स्टेट, वाटर भी गैस में, तो इससे क्या होता है CO गैस और 3H2 गैस हो रहा है। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ऑल द स्टेट्स आर इन सेम फेज, ऑल देखो गैस है, CH4 भी गैस, वाटर भी गैसियस स्टेट में है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैसियस स्टेट में, वाटर भी गैसियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में। तो वो सारे चीज जो है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और इस केस में क्या होता है माने सारे स्टेट जो होता है, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो सेम स्टेट में होता है। दूसरा होगा हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस मतलब क्या है, उसमें फेज जो होगा वो अलग रहेगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड देखिए सॉलिड स्टेट में है, बट जो CO2 है वो क्या है, गैसियस स्टेट में। तो ये तीन जो है वो डिफरेंट स्टेट में है। हाइड्रोजन फ्लोराइड वो एक्वास सॉल्यूशन के साथ वाटर का लिक्विड जो होगा H3O प्लस एक्वास और A माइनस एक्वास, ठीक है, इसमें एक एक्वास स्टेट में है और एक लिक्विड स्टेट में है। PbCl2 के केस में क्या होता है, लेड क्लोराइड सॉलिड है, जब वो डिसोसिएट होता है तो लेड 2 प्लस एक्वास हो जाता है और क्लोरीन माइनस भी एक्वास सॉल्यूशन पे चला जाता है। तो दिस आर द, देखो सॉलिड है और दोनों एक्वास फेज है, सो दिस इज ए मिक्सचर ऑफ टू फेजेस। तो मिक्सचर ऑफ टू फेजेस मतलब दिस इज ए टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर हेटेरोजीनियस सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है अगर हेटेरोजीनियस सिस्टम होगा, तो जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जनरली सॉलिड सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर उसको कंसीडर किया जाता है एज वन, ठीक है। तो जनरली Kc का वैल्यू, Kp का वैल्यू जो है, जैसे Kc का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली गैसियस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और Kp का वैल्यू जो है वो CO2 का। जनरली हम जब बात किए थे थर्मोडायनामिक्स में वहां हम बताए थे जनरली जितना भी केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो ज्यादातर गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। और जैसे सॉलिड स्टेट में जनरली क्या होता है, सिस्टम जो होता है वो अपना ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करता है, तो इसीलिए उस केस में प्रेशर जो होगा वो यूनिट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर मान लीजिए कि लेड क्लोराइड सॉल्युबल हो रहा है Pb2 प्लस 2Cl-, इसमें हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, Ksp, ठीक है। इसके बारे में हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे, Kp क्या है, Kc क्या है, कहाँ कैसे लिखे, अब जस्ट हम लोग टर्म को सीख रहे हैं पहले कि टर्म कैसा है, टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे PbCl2 लेड क्लोराइड वो डिसोसिएट होकर लेड 2 प्लस 2Cl- है, Ksp lead 2 plus Cl minus 2, तो Ksp is the solubility, तो solubility प्रोडक्ट को Sp के नाम पे दिया जाता है, that is K, that is equilibrium constant, जनरली K के नाम पे रखा जाएगा। जो यहाँ हम लोग देखने को मिलेगा जो सुपरस्क्रिप्ट है
जो यहाँ है, that will be is act as a that will determine, जैसे Kp होगा तो प्रेशर, Kc होगा तो कॉन्सेंट्रेशन, Sp मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सो लाइक दैट। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो के है उसके बारे में, इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्चुअली हम लोग निकालते कैसे हैं कोई भी रिएक्शन के केस में। ठीक है, जैसे पहले हम लोग लिख दिए थे यहाँ ना, जैसे लिख दिए थे Kc इज इक्वल टू लाइक Kp इज, तो ये हम लोग को आया कहाँ से। ठीक है, तो बेसिक डेरिवेशन कैसे वो हम लोग अभी डिफाइन और डिराइव करेंगे। बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि अल्फा मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी से रिएक्ट करके सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी हो रहा है, तो इस केस में केसी का जो वैल्यू है दैट विल बी, ऊपर में जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही चीज आपका अगले जो भी स्लाइड केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में होगा, सारे केस में सेम फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि सारे सबस्टेट अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इक्विलिब्रियम सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इक्विलिब्रियम डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा इक्विलिब्रियम में और बी बी। तो इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस ए एट इक्विलिब्रियम मोल पर लीटर। तो जो सब्सटेंस होगा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर के हिसाब से एज पर रिएक्शन, रिएक्शन जैसा रहेगा वैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी रहेगा। कभी वैल्यू भी हो सकता है, कभी वैल्यू लेस हो सकता है। मान लीजिए कि ऊपर में जितना आपका आ रहा है वो नीचे के साथ समान हो जाएगा, तो दोनों न्यूट्रलाइज करके आपका केसी का जो यूनिट होगा वो यूनिट लेस हो जाएगा। बट अगर दोनों साइड में अलग अलग है तो दोनों साइड में आपका केसी का डिफरेंट यूनिट हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं, इसीलिए दिस टर्म इज यूज एज Kc। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं Kc। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन पोटेंट। रिएक्शन पोटेंट क्यू मतलब होता है, वो होता है कि रिलेटिव प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन का क्यू जो होता है, मतलब के हो गया इक्विलिब्रियम पर, बट इक्विलिब्रियम छोड़कर अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो उस केस में अगर हम उसका कांस्टेंट पोटेंट को निकले, दैट इज टाइप ऑफ कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए अगर रिएक्शन देखे कि उस रिएक्शन के केस में QC इज इक्वल टू C, ये अभी इक्विलिब्रियम पहुंचा नहीं है, बट दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन where we can write like this, QC is Cc to the power C, मतलब concentration to the power C, और D to the power D, A to the power alpha, B to the power B, like that। तो अगर ऐसा केस होगा तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली इस केस में हम लोगों को जो देखने को मिलता है, इफ यू आर गिवन द कॉन्सेंट्रेशन, तो उस केस में तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्यू का वैल्यू कैसा रहेगा, क्यू का वैल्यू अगर के से कम रहेगा, के मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, उससे क्यू का वैल्यू कम है। कम है मतलब क्या है, क्यू का वैल्यू कम मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में मान लीजिए कि 1 है, उससे कम है, मतलब क्या है, ऊपर में अगर कम वैल्यू होगा नीचे ज्यादा होगा तभी क्यू का वैल्यू कम हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर में अभी तक प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म नहीं हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन अभी भी नीचे का रिएक्टेंट का ज्यादा है, और इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए अभी भी मेहनत करना पड़ेगा रिएक्टेंट्स को। ठीक है, तो इसीलिए उसका मतलब है कि अभी भी रिएक्शन कंटिन्यू होगा टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ए और बी मिलके फिर सी और डी तैयार कर लेगा। ठीक है, तो दैट इज देयर इज ए नेट कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एज द फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट्स। अब बात करते हैं Q इज ग्रेटर देन K।
अगर ग्रेटर देन के मतलब क्या है, ग्रेटर देन मतलब क्या है, जब Q का वैल्यू K से कब ज्यादा होगा, कि जब क्या है कि नीचे AB जो है उसका अमाउंट कम रहेगा और CD का वैल्यू ज्यादा रहेगा। मान लीजिए इसमें हम लोग अगर थोड़ा लिख भी देते हैं, कैसे लिखेंगे, एक मिनट, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 1/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ऊपर में 1 है, नीचे 2 है। और एक केस हो सकता है कि ऊपर में 2/2, 2/1, तो समय के साथ घट ना जाता है। मान लीजिए इसको और एक अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 4/4, ठीक है। अब ऊपर में धीरे धीरे बढ़ रहा है 5/3, उसके बाद हो रहा है चेंज होके हो रहा है 6/2। तो देखिए धीरे धीरे Q का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ 4/4 मतलब 1 हुआ, यहाँ क्या है 1.5 के आसपास आ गया, यहाँ क्या हुआ 3 आ गया। तो धीरे धीरे Q का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या है, ऊपर का जो C और D है इसका वैल्यू धीरे धीरे देखो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो जाएगा और एक समय मतलब क्या है कि अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो तब क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तब क्या होगा, CD अब रिएक्ट करके फिर AB फॉर्म हो जाएगा। और एक केस है वो है कि अगर Q इज इक्वल्स टू K, उसके मतलब क्या है, अभी जो रिएक्ट Q है, Q का वैल्यू मतलब क्या है कि अभी रिएक्शन इज इन द स्टेबल स्टेट। अभी रिएक्शन क्या कौन सी स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है, ओके, और इक्विलिब्रियम स्टेट में है। Okay. now this is QC. तो QC is equals to concentration of product by concentration of reactant. Okay. तो main difference QC and KC and QC is that KC is described the reaction at equilibrium and QC is described a reaction that is not in equilibrium. तो QC मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम छोड़कर कोई भी कंडीशन में अगर हम लोग उसका रेट कांस्टेंट को हम लोग लिखेंगे तो वी हैव टू राइट लाइक दिस। बट अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो उस समय हम लोगों को उसको एक्सप्लेन करना है, तो कहाँ क्या लिखेंगे, कौन सी टर्मिनोलॉजी, केसी हम लोग तब यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दो चीज बात करेंगे, सेम चीज है, उसी को कंपैरिजन ऑफ के वैल्यू, एक मिनट, दैट Q इज इक्वल्स टू लेस देन के, सेम चीज है। तो रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन, Q is equals to K, reaction is at equilibrium, Q greater than K, reaction proceed in reverse reaction. So the reaction quotient is denoted as QC when the concentration of the reactant and the product are given. QC becomes equal to KC at equilibrium. अब मान लीजिए इतना कुछ तो हम लोग कर लिए, एक प्रॉब्लम अगर हम लोग देख लेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा कि केसी हम लोगों को कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल ऑफ आयोडीन से शुरू किया गया था रिएक्शन को, ठीक है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और 2 मोल ऑफ आयोडीन वेपर को 5 लीटर सील्ड फ्लास्क में लेके रिएक्शन कराया गया था, हीट किया गया था। उसमें एक्चुअली कब तक हीट किया गया, जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब हाइड्रोजन आयोडीन मिलके 2HI का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो पोजीशन ना अटेंड कर लेते हैं। तो इस पोजीशन पे फाइनली देखा गया कि 1.58 मोल ऑफ HI इज प्रेजेंट and what are the concentration of hydrogen, iodine and HI at equilibrium and calculate equilibrium constant। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा तो 1.58 मोल ऑफ HI मिला है, मतलब 1 मोल, अगर रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन एंड आयोडीन से 2HI,
तो अगर यहाँ हम लोग दे देंगे कि HI के जगह पर अगर 1.586 दे देंगे तो क्या होगा, 1.586 मोल बनने के लिए 1.586 हाइड्रोजन एंड 1.586 आयोडीन का जरूरत होता है। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन से 2 मोल HI प्रस्तुत होता है। तो इसका मतलब है, देखिए यहाँ पहले 2 मोल और 2 मोल से शुरू किए थे, ठीक है, 0.2 और 0.2 से। अब क्या है कि इसमें हम लोगों को 0.316 यूज हो रहा है, मतलब 2 इंटू 0.158, और यहाँ लेस हो रहा है -0.158 -1.58। तो अगर 0.2 से 0.158 अगर माइनस कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0.042 एंड 0.042, एंड टोटल जो HI का वैल्यू होगा 1.58, मतलब 0.158 इंटू 2 दैट इज 0.316। ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि इसी को हम लोग अगर रेट एक्सप्रेशन में दे देंगे तो क्या होगा, HI के कॉन्सेंट्रेशन में 0.316 टू द पावर स्क्वायर, और नीचे जो रिमेनिंग है 0.042 का स्क्वायर, दिस वैल्यू इज कमिंग लाइक 57। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 57। ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि ये ग्राफ के बारे में कि गिव्स फ्री एनर्जी। जनरली हम लोग जब पढ़ रहे थे वहां देखे कि बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है दैट डिटरमाइन द रिएक्शन। ठीक है, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी अगर देखना है तो हम लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी स्टडी करना है। तो गिब्स एनर्जी मतलब क्या है, अगर नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी है तो दैट रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डेल जी जीरो के बारे में हम लोग जानेंगे। डेल जी जीरो देखिए, फॉर रिएक्टेंस H2I2 इनिशियल डेल जी जीरो रिएक्टेंस इज लाइक दिस इन दिस स्टेज। अब जब वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे डेल जी जीरो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फाइनली जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उस रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट का जो ये है डेल जी वैल्यू है, दैट इज लाइक दिस, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जहां डेल जी वैल्यू का यहाँ रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो बेसिकली अगर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और दिस इज रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस क्या है, -20 किलो जूल। दैट मीन्स रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनेगा, बट क्या है, एक कार्ब देख के लग रहा है कि बीच में एक जगह पर आके दोनों साइड में न्यूट्रलाइज हो सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन आयोडीन जो मिलकर H2 भी हो सकता, 2HI भी हो सकता है, और HI भी ऐसे कार्ब फॉलो करके इक्विलिब्रियम स्टेट आने के लिए भी केस में लॉस हो रहा है, मतलब डेल जी फिर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो प्रोसीड। सो समटाइम्स दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड एंड समटाइम्स दिस बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड अनटिल द इक्विलिब्रियम। तो इस रिएक्शन के केस में डेल जी से हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक जनरल केस हम लोग अगर बात करें, दिस कार्ब इज फॉर N2O4 से 2NO2। तो पहले क्या होगा, अगर N2O4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ मॉलिक्यूल्स NO2 फॉर्म हो जाएगा, फिर जब NO2 फॉर्म हो जाएगा वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करके फिर N2O4 में वापस हो जाएगा। जनरली अगर देखेंगे इस कार्ब को, और भी हम लोगों को आसान होगा इसको समझने में। देखिए, पहले क्या होता है कि N2O4 से शुरू किए थे। N2O4 जब शुरू हुआ था इस रिएक्शन के केस में, पहले क्या होगा, कोई NO2 नहीं था, तो NO2 का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो धीरे धीरे NO2 का वैल्यू, N2O4 धीरे धीरे डिसोसिएट हो रहा है और NO2 का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा करके बढ़ते बढ़ते एक पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा, जहाँ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ N2O4 एंड NO2 दोनों रह जाएगा। ओके। अब है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का अगर बात करेंगे,
केमिकल इक्विलिब्रियम का अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए N2O4 से अगर शुरू करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन के केस में, N2O4 क्या होगा, धीरे 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 पहले N2O4 जब शुरू है तब NO2 नहीं है, तो धीरे धीरे देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऐसे जा रहा है और N2O4 धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन जो है ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो NO2 से शुरू करेंगे तब भी ऐसा कार्ब है, ओनली NO2 अगर रहेगा तब N2O4, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी टेबल, ठीक है। अगर इस टेबल को अच्छे से 1 मिनट प्लीज। ओके, सो बेसिकली क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 डिक्रीजेस, ये हो गया। अब बेसिकली अगर ये कार्ब हम लोग देखेंगे, इस कार्ब में 2 पॉइंट है। N2O4 से NO2 जाने के लिए जो है NO2 इज डेल जी इज हाई एंड N2O4 का जो है दैट इज लो, बट इट विल इफ इन इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, दिस एक्चुअली फॉलो दिस टाइप ऑफ कार्ब। अगर एक कार्ब फॉलो होगा जनरली, अगर वो इस कार्ब को फॉलो करेगा 1 से डायरेक्ट 2 में चल जाएगा, तो क्या होगा 1 से 2, तो 1 से 2 होने के लिए N2O4 से कभी भी NO2 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें डेल जी का जो वैल्यू है, डेल जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। बट अगर डेल जी का वैल्यू हम लोगों को लो है, मतलब NO2 से N2O4 आ सकता है, तभी डेल जी जीरो जो है उसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन स्टार्टिंग मटेरियल, तो N2O4 से NO2 जाने के लिए मुश्किल है, बट NO2 से N2O4 आ सकता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का। बट जनरली इस केस में जो फॉलो होता है इस टाइप का कार्ब लाइन, अगर यहाँ देखेंगे तो N2O4 पहले इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचेगा, तो NO2 में डिसोसिएट होके तो यहाँ क्या होगा, डेल जी का लो डेल जी हो जाएगा और यहाँ इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। सिमिलरली NO2 क्या होगा, इस कार्ब को फॉलो करते हुए इक्विलिब्रियम पहुंचेगा विथ द फॉर्मेशन ऑफ N2O4, यहाँ आके इक्विलिब्रियम पे रुक जाएगा। ओके, सो दिस इज द जनरल केस। अब हम लोग बात करेंगे कि डेल जी जीरो क्या है। एक्चुअली डेल जी जीरो मतलब क्या है, दैट इज द जी जीरो ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस जी जीरो ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। जी जीरो ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब डेल जी जीरो हम लोग जो बात कर रहे थे, यहाँ भी हम लोग बात किए डेल जी जीरो, ठीक है। डेल जी जीरो, तो डेल जी जीरो का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि डेल जी जीरो इज इक्वल टू -20 किलो जूल पर मोल। यहाँ भी लिख रहे हैं कि डेल जी जीरो, व्हाट इज डेल जी जीरो, डेल जी जीरो is equals to G0 gives free energy of product minus gives free energy of reactants, okay। तो del G0 अगर लेस देन 0 होगा, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट। मतलब क्या है, डेल G0 का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से कम होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, डेल जी जीरो ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट तो ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में आ जाएगा। और अगर डेल जी जीरो का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, उसका मतलब क्या है, जी जीरो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो उस समय क्या होगा, प्रोडक्ट डिसोसिएट करके रिएक्टेंट पे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। अब बात करते हैं आइडियल गैस मिक्सचर के केस में थर्मोडायनामिक्स डेरिवेशन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होता है। इस केस में अगर मान लीजिए सिमिलर है, अगर इस केस में हम लोगों को लेना है जनरली जो केमिकल पोटेंशियल होता है क्या, वो थर्ड लॉ में एक्चुअली हम लोग देखे हैं कि जी जीरो इज इक्वल टू डेल जी इज इक्वल टू डेल जी जीरो प्लस NRT ln P, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन अगर हम लोग ln KC KP लाइक दिस, तो अगर सेम रिएक्शन को यहाँ अप्लाई करेंगे फॉर केमिकल पोटेंशियल, तो μI प्रेशर इज इक्वल टू μI0P प्लस RT ln PI, ओके।
So the chemical potential mu I is the change in the Gibbs free energy per mole substance. I added constant concentration. The chemical potential mu I of an ideal gas. I is an gaseous mixture. ठीक है, मतलब एक ith कंपाउंड में उनका जो उस सब्सटेंस का जो प्रेशर है उस प्रेशर को डिनोट करता है. mu I P is the chemical potential of ion in the standard state. Pi is the partial pressure. Pi क्या है? partial pressure. जनरली हम लोग जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या सीखे हैं कि डेल जी इक्वल्स टू वीडीपी माइनस एसडीटी. अब इस रिएक्शन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसमें वैल्यू हम लोग एक एक करके रिप्लेस करते रहेंगे. जैसे गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू, अगर इन टर्म्स ऑफ अगर केमिकल पोटेंशियल टर्म पे लिखेंगे दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इनटू म्यू सी प्लस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितना प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है उसका केमिकल पोटेंशियल का समेशन है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट के केस में क्या है, सेम है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स. अब अगर मान लीजिए डेल जी निकालना है दोनों का, तो उसका मतलब क्या है, डेल जी का मतलब क्या है, डेल जी इज इक्वल्स टू वीडीपी माइनस एसडीटी. अब जनरली अगर dt इज इक्वल्स टू 0 एंड dp इज इक्वल्स टू 0, तो डेल जी का वैल्यू क्या है, 0 है डेल जी का वैल्यू. ठीक है, बट अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, तो वो जनरली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ओनली दिस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. वो है कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज केमिकल पोटेंशियल. अगर देखेंगे केमिकल पोटेंशियल के ऊपर माइनस दिस वन, तो एक्चुअली this reaction del G0 is G0 of product minus G0 of reactant. अब G0 of product को कैसे लिखे हम, C mu C plus C D mu D like this, और reactant alpha mu A plus beta mu D like this. So यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो उसमें क्या है, अब हर जगह पर हम लोग को एक इक्वेशन हम लोग को मालूम है, म्यू आई पी इज इक्वल्स टू म्यू आई 0 पी प्लस आर टी एल एन पी. तो इसको हम वहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो हर केस में यहाँ विथ स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ हो जाएगा. फिर थोड़ा अरेंजमेंट इसको कर लेंगे, तो डेल जी टी पी आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन डेल जी 0 प्लस आर टी एल एन पी सी टू द पावर सी, पी डी टू द पावर डी, और पी ए टू द पावर ए एंड पी बी टू द पावर बी. इसको और भी अगर थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो डेल जी 0 इज इक्वल्स टू, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ये डिफरेंस होगा तो इसको कहेंगे डेल जी 0. तो डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी 0 प्लस आर टी एल एन. दिस इज एक्चुअली नथिंग बट केपी, दिस इज नथिंग बट केपी इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर. तो दिस इज डेल जी 0 टीपी इज इक्वल्स टू, अब इन स्टैंडर्ड कंडीशन और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, डेल जी 0 इज इक्वल्स टू 0. अगर देखेंगे डेल जी इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डेल जी 0 प्लस आर टी एल एन पी सी टू द पावर सी पी डी टू द पावर डी, दिस वन इज 0, और डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन दिस वन, एंड डेल जी 0 टी पी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के पी, एंड दैट इज द माइनस एल एन को हम लोग लॉग के नाम पे भी लिख सकते हैं, दैट इज 2.303 आर टी एल एन लॉग के पी. Okay, so this is the standard equation for thermodynamic in chemical equilibrium for ideal gas mixture. Okay, अब हम लोग जानेंगे कि what is Kp, what is Kc and what is Kx. ठीक है, Kp का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म पे हम लोग इसको देखेंगे तो दैट मीन्स Kp. ठीक है, अल्फा ये अगर दिस इक्वेशन में अगर हम लोग हर सबस्ट्रेट का प्रेशर के रूप में देखेंगे, तो इस केस में जो होगा केपी का वैल्यू दैट इज पीसी टू द पावर सी, पीडी टू द पावर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. तो इसके हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इस केस में क्या है, डेल जी 0 टीपी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन केपी इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केपी. सो केपी इज इक्वल टू पीसी टू द पावर सी, पीडी टू द पावर डी, डॉट डॉट करके पीए टू द पावर माइनस अल्फा, पीबी टू द पावर माइनस बीटा. तो ये हो गया आपका केपी का वैल्यू. तो एक चीज है, केपी का पी का मतलब है प्रेशर. प्रेशर के अगर होगा
अगर पार्शियल प्रेशर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें केपी यूज कीजिएगा। नेक्स्ट अगर कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है, केसी इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, gives the ratio of the concentration of product to the concentration of the reactant। तो Kc को क्या करेंगे उस रिएक्शन के केस में, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A, concentration of B। तो हर टर्म जो होगा वो concentration होगा जहां concentration is molar concentration, ओके, मोलर concentration। अब kx जो है, kx को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? kx को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट, ओके, kx इज डिफाइंड एज द पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ द स्पीसीज। कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ द स्पीसीज? मतलब x जो है अगर मोल फ्रैक्शन में हम लोग देंगे तो तब हम लोग को इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डाल्टन्स के हिसाब से क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू, अगर पार्शियल प्रेशर हम लोग देखेंगे, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, अगर देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन के साथ जो टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आई तो ith स्पीसीज का मान लीजिए कोई भी रिएक्शन में कोई भी सबस्ट्रेट का आपका निकालना है तो उसका पार्शियल प्रेशर जो है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो सिमिलरली ये जो है अगर हम लोग kx को पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन में लाइक दिस इट विल कम। अब हम लोगों को kp, kc और kx के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम लोगों को जानना है। रिलेशन बिटवीन kp एंड kc। kp और kc के केस में रिलेशन क्या है? जनरली प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हम लोग जानते हैं, n by v इंटू RT, क्योंकि pv इज इक्वल्स टू nRT फॉर किस रिएक्शन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ n मोल्स ऑफ गैस। अगर 1 मोल ऑफ गैस ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ गैस पर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्चुअली Pi इज इक्वल्स टू NiRT by V इज इक्वल्स टू Ci, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT ऑफ I स्पीसीज। तो अगर इसी रिएक्शन को हम Kp के जगह पर अगर रिप्लेस कर देंगे, Kp इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी सबस्टेट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन RT। तो वही कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन RT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DRT, कॉन्सेंट्रेशन ART, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BRT। तो ऐसा करके अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या होगा, जनरली एक होता है कि टोटल जो इक्वेशन आ गया Kc का इक्वेशन आ गया, क्योंकि Kc हम लोग जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके साथ क्या है, RT टू द पावर प्रोडक्ट का समेशन माइनस रिएक्टेंट का जो मोल्स है उसका समेशन। तो टोटल जो है मतलब नंबर ऑफ चेंज ऑफ मोल्स RT टू द पावर डेल n। दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन के केस में Kp इज इक्वल्स टू Kc कब होगा, जब डेल n इज इक्वल टू 0। अगर कुछ एग्जांपल देख लेंगे और भी आसान हो जाएगा हम लोगों को। जैसे हम लोग क्या एक्सप्लेन किए थे, एक रिएक्शन देखिए, N2O4 से 2NO2 हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू है 2 और रिएक्टेंट का वैल्यू N2O4 के केस में 1। तो डेल n क्या होगा, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो Kp का Kc का रिलेशन क्या है, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT। What will be the relation? Kp is equals to Kc into RT. But what about this reaction, H2 plus I2 is equal to 2HI? इस केस में देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, दोनों मिलाकर 2 मॉलिक्यूल हुआ, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ HI तैयार हो रहा है। तो ओवरऑल डेल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कितना हो रहा है, 0। इसका मतलब है Kp is equals to Kc, ओके। इस केस में क्या हुआ, Kp is equal to Kc। तो ऐसे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx, ठीक है। Kp एंड Kx के बीच में जो रिलेशन है वो हम लोगों को देखना है। Kp is equal to Pc to the power C, Pd to the power D divided by Pa to the power alpha into Pb to the power beta। तो दिस इज partial pressure of the system। Components A, Pa, its mole fraction XA and the total pressure P are related to Pa into X, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, पार्शियल प्रेशर के मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर। तो अगर हर जगह हम इसको चेंज कर देंगे तो दैट मींस दिस वन इज लाइक व्हाट,
दिस वन इज kx, तो kp इज इक्वल टू kx इंटू p टू द पावर डेल n, मतलब पार्शियल प्रेशर के ऊपर जो डेल n होगा वो डिपेंड करेगा। kx को हम लोग क्या जानते हैं, कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। सो kp इज इक्वल टू kx इंटू p टू द पावर डेल n। अब डेल n का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा, kp इज इक्वल टू kx, अगर डेल n का वैल्यू अगर 1 होगा तो ऐसे चेंज होता रहेगा। सो यू शुड नोट दैट kc एंड kp डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, kp kc डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, बट kx क्या होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है वो टोटल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो kp kc ओनली टेम्परेचर, kx टोटल प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यूज है उस वैल्यू को थोड़ा समझ मतलब जानेंगे कैसा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर 1 से बहुत ज्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम केसी केपी ये सब वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है, उसका मतलब क्या है, मतलब मच मोर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है इन दिस रिएक्शन स्ट्रांगली प्रोडक्ट फेवर। ठीक है, मतलब क्या है कि कब केसी का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, जब ऊपर में ज्यादा है नीचे में कम है तभी ना होगा। ठीक है, जैसे हम वहां डिस्कस किए थे, ऊपर में 3 रहेगा नीचे 1 रहेगा तभी 1 से ज्यादा होगा, ऊपर में 2 रहेगा नीचे 1 रहेगा तब 1 से ज्यादा होगा, ऊपर में 1.1 होगा नीचे 1 होगा तभी 1 से ज्यादा होगा। तो इसीलिए कभी भी ज्यादा मतलब क्या है कि प्रोडक्ट केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब क्या है, दैट रिएक्शन सजेस्ट कि रिएक्शन प्रोडक्ट फेवर करता है, मतलब उसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा ज्यादा तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा तभी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। इन दिस केस रिएक्शन इज स्ट्रांगली प्रोडक्ट फेवर, यू शुड अंडरस्टैंड दैट द concentration of products are much greater than concentration of reactants under equilibrium condition. So whenever it is a large value of Kc, most reactants have been converted to products. When equilibrium has been achieved, that is the product are strongly favored over the reactant. An example is the reaction of NO with O3। जैसे NO-O3 के साथ रिएक्शन करके NO2 प्लस O2 तैयार होता है, इस केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू देखो 6 × 10⁻34, दैट मीन्स द दिस स्टार्टिंग मटेरियल अगर मिक्स कर देंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में NO और O3 रह जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस अगर देखेंगे हम लोग, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए इस केस में जैसे हुआ ये हम तो डिस्कस कर लिए, के का वैल्यू केसी का वैल्यू अगर 1 से कम रहेगा, 1 से कम मतलब क्या है, concentration of the reactants are greater than concentration of product under equilibrium condition। तो उस केस में क्या होगा, मतलब इस रिएक्शन के केस में देखा गया है 3O2 से जब O3 फॉर्म होता है, इसके केस में Kc का वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, ऊपर में बहुत ही कम अमाउंट, मतलब ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में ओजोन फॉर्म होता है, ओजोन ज्यादातर डिसोसिएट करके ऑक्सीजन में आ जाता है। तो इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन डिसफेवर्ड और अनफेवर्ड, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो फेवर्ड होता है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी ग्रेटर, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, concentration of the reactants will be greater than concentration of the product। okay, नेक्स्ट एक केस होता है जिसमें केसी का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है कि जिसमें जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में ऊपर वाला स्टेट जो है और नीचे वाला स्टेट है दोनों इक्वल पोजीशन पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये अगर होगा तो उस समय में हम लोग इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे, मतलब दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा उस समय। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर आप किसी भी एक सबस्ट्रेट से शुरू कीजिएगा तो लगभग उतना अमाउंट अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। ओके ओके, नाउ वही चीज यहाँ अब हम लोग बात करते हैं, जैसे इस केस में देखिए HI से H2 प्लस I2, इस केस में Kc का जो वैल्यू है दिस इज 0.040, दिस इज लेस देन 1,
दैट मीन्स क्या है कि ज्यादातर H2 एंड I2 क्या हो, ज्यादातर HI लेस मतलब क्या है, लेस मतलब क्या है, नीचे HI ज्यादा, तो HI ज्यादा होगा H2O2 मतलब HI का डिसोसिएशन जनरली कम होता है, ठीक है, I2 का H2I2 में, बट ज्यादातर H2I2 रिएक्ट करके HI फॉर्म हो जाता है। अब जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्वास सॉल्यूशन जब होता है, एसिटेस एसिड डिसोसिएटर करके जो वाटर और CH3COO माइनस होता है, इसके केस में Kc का वैल्यू होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵, मतलब एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ज्यादातर डिसोसिएट कम होता है, ठीक है, इसीलिए Kc का जो वैल्यू होता है वो स्मॉल होता है। सो लाइक दैट लुइक एसिड को देखेंगे तो उसके केस में Kc का वैल्यू क्या होता है, जनरली लेस देन 1 होता है, तो वीक एसिड के केस में हम लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि QC और Kc के बारे में। तो QC is equals to Kc, then reaction is at equilibrium, QC is less than Kc, then concentration of the product are not large, ठीक है, और QC greater than Kc मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन आर बिगर देन दे विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ए प्रॉब्लम, यहाँ पे आप देखिएगा कि QC का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसीलिए ज्यादातर क्या है NO2 रिएक्ट करके N2O4 पे ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट जो है आप एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडीज, ठीक है, दिस इज द सेकेंड पोर्शन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। इसमें क्या है, इसमें दो प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग जितना भी एमोनिया मैन्युफैक्चर होता है, H2SO4 मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ लास अटेलियर प्रिंसिपल फॉलो करके केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे चेंज किया जाता है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय लास अटेलियर प्रिंसिपल। तो लास अटेलियर ने क्या प्रिंसिपल में क्या बोले थे, उन्होंने कहा था when factors that influence an equilibrium are altered, the equilibrium when factors that influence an equilibrium are altered, the equilibrium will shift to a new position that tends to minimize these changes। इसका मतलब क्या है, इसको जानना है थोड़ा। तो एक इक्वेशन में एक रिएक्शन कितना प्रकार का मतलब फैक्टर्स होता है एसोसिएटेड। एक होता है कि आप सबस्ट्रेट कितना डाल रहे हैं, जैसे मान लिए कि हम 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम आयोडीन के साथ मिलाकर रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक हो गया कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो है उसका अमाउंट। दूसरा होता है एक हम हाई टेम्परेचर पे हीटिंग कर रहे हैं और लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर रिलेटेड होता है। तीसरा है कि प्रेशर, उसके ऊपर की प्रेशर देके रिएक्शन करा रहे हैं कि नॉर्मल ओपन प्रेशर में हम लोग कर रहे हैं, तो प्रेशर। तो 3 चीज जनरली फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है और गैसियस, जनरली गैसियस सब्सट्रेट के कारण। तो इसमें से कोई भी एक सिस्टम को हम ऑल्टर कर देंगे तो जो KP/Kc का वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि KP/Kc में कोई भी एक अगर जो इक्वेशन है, एक सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर चेंज हो जाएगा तो KP/Kc का वैल्यू चेंज होगा। तो चेंज होगा मतलब क्या है, वो चाहेगा कि अपने रिएक्शन को बस उसी पोजीशन पे कब तक लाया जाए, फिर रिफॉर्म किया जाए। जैसे कहाँ भी हमारा शरीर में काट हो जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली उस जगह को डिटेक्ट करके उस जगह पर हीलिंग का काम शुरू कर देता है, और जब तक पूरा हीलिंग नहीं हो जाता है तब तक वो स्टॉप नहीं करता है। तो हीलिंग का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं कि काट गया तो ऊपर में जितना हीलिंग होना था, फील होना था, उससे भी ज्यादा फील होकर इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो सिस्टम भी केमिकल रिएक्शन के केस में भी जितना होना है उतना ही होके फिर एक कोई जो इक्विलिब्रियम के जो पोजीशन है उस पोजीशन पे आ जाता है, फिर स्टॉप हो जाता है। तो लास अटेलियर ने कुछ रूल्स बताए थे, केसेस बताए थे कि कैसे आप कोई रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। मान लीजिए कि आपके जो रिएक्शन है उस रिएक्शन पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो
तो उसमें क्या क्या कंडीशन आप चेंज कर देंगे तो तुरंत प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये सारे चीज डिटेल्स लार्स अटेलियर ने अपने जो ये है प्रिंसिपल्स है उसमें उन्होंने डिस्कस किए थे। तो बेसिकली लार्स अटेलियर प्रिंसिपल जो है वो है एनी चेंज टू ए केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम causes the reaction to proceed in the direction that reduces the effect of change. Whenever there is a change in concentration, pressure and temperature, the concerned reaction proceed in the direction that reduces the impact of the change. Let us take the example. अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के केस में 2 अमोनिया हो रहा है, अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, इक्विलिब्रियम में है, अब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर इसमें हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर इसमें हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो इस सारे चीज हम लोगों को एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो है दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन concentration. What is that? The effect of changes in concentration. What is that? अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर 2 अमोनिया हो रहा है, Kc का वैल्यू इज अमोनिया टू द पावर स्क्वायर एंड N2 एंड H2 टू द पावर Q। तो ये है जनरल केस। अब N2 और H2 का मान अगर बढ़ा देंगे तो नेचुरली क्या होगा? Kc का वैल्यू लेस हो जाएगा। लेस होगा मतलब वो चाहेगा कि कैसे भी Kc का जो पुराना वैल्यू है वो अपना रिटेन करे। कैसे रिटेन करेगा कि क्यूसी का वैल्यू अगर हम लोग देख लेंगे कि केसी से कम हो जा रहा है तब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो थोड़ा अगर हम लोग H2 डाल देंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट अगर हम ऊपर से अमोनिया डाल देते हैं तो क्या होगा? अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? केसी का वैल्यू जो है क्यूसी का वैल्यू घटता जाएगा। तो इसको एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका अमोनिया ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक कंडीशन है जहां आपका 1/2 कंडीशन है, ठीक है, 1/2 कंडीशन है 1/2, मतलब 1 मोल आपका अमोनिया है और 1 मोल आपका ए है। तो इसके केस में आपका जनरल केस में केसी का वैल्यू क्या हुआ? केसी का वैल्यू हुआ 0.5 हुआ, ठीक है, केसी का वैल्यू हुआ 0.5। बट अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर में अमोनिया बढ़ा देते हैं तो 2/2 हो गया, तो दैट मीन्स क्या हुआ? 1 हुआ। 1 हुआ मतलब वो अब क्या चाहेगा? अमोनिया को ब्रेक करके इनटू में जाए, कुछ अमोनिया घटा दे अपने हिसाब से ताकि हमारा वैल्यू कहाँ आ जाए? 0.5 में आ जाए। तो इसलिए क्या करेगा? अमोनिया रिएक्ट करके फिर क्या है N2 हाइड्रोजन में आ जाएगा, वापस होगा। तो थोड़ा यहाँ अमोनिया अपने से घटाने का कोशिश करेगा। तो रिएक्शन कौन सी साइड पे जाएगा? बैकवर्ड साइड पे जाएगा। सिमिलरली अगर इस कंडीशन में अगर हम कुछ हम ए ऐड कर देते हैं, कुछ अगर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो मतलब 1/3 हो गया। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या है? 1/3 0.33, 0.3। तो 0.33 जब हो गया तब क्या हुआ? वैल्यू को आप बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएगा? ऊपर में दैट मीन्स ऊपर में हमारा वैल्यू क्या है? ऊपर में वैल्यू हम लोगों को बढ़ेगा तभी ये चेंज होगा। तो ऊपर में बढ़ेगा मतलब नीचे भी घटेगा। इसके मतलब है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाकर अमोनिया फॉर्म करने का कोशिश करेगा। सो दिस इज द केस। अब और एक केस बताते हैं, अगर प्रेशर का चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? जनरली क्या होता है? इफ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर इज compressed, the overall gas pressure will increase. In which direction the equilibrium will shift in either depends on the stoichiometric reaction. तो प्रेशर अगर हम लोग देखेंगे तो सिस्टम चाहेगा कि जिस साइड पे जाने से प्रेशर घटता है उसी साइड में शिफ्ट करेगा। मान लीजिए कोई सिस्टम में प्रेशर है, ठीक है, तो प्रेशर को आपको चेंज कर दे रहा है, तो प्रेशर कहाँ घट रहा है वहां देखना होगा। उसी के हिसाब से एक केस स्टडी कर लेते हैं। जैसे 2SO2 प्लस O2 से 2SO3। इस केस में देखिए टोटल मोल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ 3 मोल से शुरू हुआ, 2 मोल पे खत्म हुआ। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन पे जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर वैल्यू लो हो रहा है। तो अगर हम इसमें प्रेशर बढ़ा देंगे तो कहाँ प्रेशर घटाने के लिए कौन सी साइड में वो लोग जाए, रिएक्शन जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन।
दैट मीन्स अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो स्ट्रेस कम होगा। दैट इस रिएक्शन के केस में अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे तो SO3 फॉर्म होगा। तो जनरली क्या होता है, कि SO2 प्लस O2 मिलकर जब SO3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जो होता है पहले SO3 तैयार करना होता है, तो वो SO2 को ऑक्सीजन के साथ जलाकर SO3 तैयार किया जाता है। तो तभी तैयार हो पाता है जब SO2 और O2 मिलके SO3 बन जाएगा। ठीक है, तो if pressure is increased by decreasing the volume, a forward reaction will reduce। अब अगर प्रेशर घटा देंगे तो SO3 से वापस SO2 O2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घटाएंगे तो सिस्टम चाहेगा कि अपने इधर उसको इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ इंक्रीज कर लेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन दैट शिफ्ट्स लेफ्ट व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस बट शिफ्ट्स राइट व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस, जैसे PCl5। इस केस में क्या है, देखिए 1 मोल से 2 मोल तैयार हो रहा है, मतलब अगर प्रेशर अगर बढ़ा देंगे यहाँ, वो घटेगा कौन से साइड में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर घट रहा है, तो कौन किस साइड पे रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। तो यहाँ अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर जनरली डिक्रीज करने के लिए PCl3 और Cl2 मिलके PCl5 में कन्वर्ट होने का कोशिश करेगा। तो जनरली इस केस में क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिजल्ट इन मोर गैस मॉलिक्यूल, प्रेशर इंक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, if a mixture is compressed pressure increase and reverse reaction occurs to reduce pressure। तो ये है if volume expand pressure drops forward reaction occurs compensation। तो this type of reaction favor low pressure condition। okay, 1 minute please। ओके ओके, तो आप जो है कि रिएक्शन दैट शिफ्ट्स लेफ्ट व्हेन प्रेशर, ये तो हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज। किस केस में प्रेशर चेंज करने से रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मोल फ्रैक्शन CO प्लस वाटर से मिलके CO2 प्लस H2, इस केस में देखिए दोनों साइड का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। मतलब क्या है, जैसे H2 प्लस I2 से 2HI, तो इस केस में क्या है, डेल एन जो है मतलब जो चेंज ऑफ मोल्स है वो सेम है। और तो इसीलिए इस ये सारे केस में जब डेल एन का वैल्यू 0 रहेगा, ये सारे केस में आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन है द सेम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम विल कॉज इक्वल इफेक्ट और बोथ साइड्स, नो नेट रिएक्शन विल ऑकर, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो इस केस में अगर जितना भी चेंज कर लीजिएगा कोई भी इशू नहीं होगा। अब अगर टेम्परेचर का बात किया जाएगा, टेम्परेचर चेंज होने से कैसे इक्विलिब्रियम चेंज होगा, तो तब हम लोगों को ये केस देखना होगा। जनरली N2 और H2 से 2 एमोनिया जो होता है, यहाँ डेल एच 0 इज -92, मतलब दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, हम पिछला क्लास में पढ़ाए थे कि एक्सोथर्मिक का मतलब है जहां हीट जनरेट होता है रिएक्शन में। रिएक्शन में हीट जनरेट होने का मतलब क्या है कि अगर रिएक्शन का जो 0 वैल्यू है, डेल एच वैल्यू का अगर नेगेटिव होगा, दैट मीन्स इन दैट केस द रिएक्शन इटसेल्फ जनरेटिंग द हीट। तो अगर हम लोग उसमें हीट अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, दैट रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट कंज्यूम्ड होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट जनरेट होता है। तो इस केस में हम लोगों को लो टेम्परेचर में रिएक्शन करना है और रिड्यूस टेम्परेचर में रिएक्शन करना है। तो द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट, हीट इज ए प्रोडक्ट
When heat is added, increase temperature and reverse reaction will take place to absorb the heat. If heat is removed to reduce temperature, a net forward reaction will occur to produce heat. Okay, तो जनरली क्या होता है इस रिएक्शन में, एक्चुअली आप पूरा अगर बहुत ही कम कर दीजिएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। इसलिए जो इंडस्ट्रियल स्केल में जब किया जाता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉलो किया जाता है, जिस टेम्परेचर में एक्चुअली इस रिएक्शन को किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियली जो रिएक्शन किया जाता है उसका कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जैसे CH4 हाइड्रोजन गैस जो तैयार किया जाता है इंडस्ट्रियली, वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम का रूल जो है उसको फॉलो करके किया जाता है। ये रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसीलिए हाई टेम्परेचर में इस रिएक्शन को किया जाता है। तो इंडस्ट्रियली क्या किया जाता है, इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर विल इंक्रीज बोथ रेट्स एंड यील्ड्स। ओके, यील्ड्स भी बढ़ा देता है और रिएक्शन रेट भी बढ़ा देता है। एंड दिस रिएक्शन फेवर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ देखिए प्रेशर जनरली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा मतलब क्या है, यहाँ हाई प्रेशर रहेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होने का चांसेस है। इसीलिए जब रिएक्शन इसको करना है, हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि प्रेशर भी लो रहे और रिएक्शन को हाई टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होने के कारण रिएक्शन जब होगा उसमें हीट ऑलरेडी कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बताते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो है हेबर बॉस प्रोसेस, जहां अमोनिया तैयार होता है। तो इस केस में भी डेल एच का वैल्यू होता है, नेगेटिव होता है। तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर में दिस रिएक्शन जो होता है इसको किया जाता है। तो अगर हम लोग इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, वी will lower the yield. So increasing the temperature will increase the reaction rate but will lower the yield. An optimum condition is achieved at moderate temperature of 250 to 300 degrees centigrade with catalyst added to increase the reaction rate. Increasing the pressure will favor product formation and reaction favors low temperature and high pressure condition. तो रिएक्शन में देखो ये कि चार मॉलिक्यूल स्टार्टिंग से 2 मॉलिक्यूल अमोनिया हो रहा है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ कुछ भी प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ लूज करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन फेवर्स लो टेम्परेचर high pressure condition and increasing the pressure will favor product formation. So this is the case for industrial preparation of ammonia. ठीक है, अनदर केस अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज जस्ट CO and H2 इस केस में भी डेल एच जीरो जो वैल्यू होता है दैट इज 205, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज एब्सॉर्बिंग हीट। सो हीट अगर एब्सॉर्ब कर रहा है तो इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर में और लो प्रेशर में किया जाएगा। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो H2SO4 तैयार किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो SO2 है, SO2 के साथ O2, जनरली जो H2SO4 प्रिपरेशन का जो मेथड है वो मेथड कुछ इस तरह से है कि एसिड सॉलिड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करके पहले SO2 तैयार होता है। यहाँ देखिए सॉलिड जो है, एसिड जो सल्फर है सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है गैस है, SO2 जो तैयार हो रहा है वो भी क्या है, गैस है। तो गैस मतलब देखिए यहाँ आपका 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जनरली सॉलिड का हम लोग क्या ये करते हैं, प्रेशर इज कंसीडर एज ए 1। सो बेसिकली नो चेंजेस इन द मोल। ठीक है, यहाँ 8 मोल से यहाँ 8 मोल SO2 तैयार हो रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग प्रेशर यूज कर देंगे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट इस केस में नहीं रहेगा। ठीक है, सेकेंड जो केस है उसमें देखिए कि 2SO2 प्लस O2 से 2SO3, जनरली यही स्टेप है क्रूशियल स्टेप। तो इस केस में क्या है, 3 मोल से 2 मोल हो रहा है, तो इसमें प्रेशर का वैल्यू रहता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में देखिए कि प्रेशर
लो हो रहा है, तो अगर प्रेशर इसमें हाई प्रेशर करेंगे तो प्रेशर लो कहाँ करेगा, द फॉरवर्ड रिएक्शन। और एक बात है, डेल एच का जो वैल्यू है इस केस में -198, मतलब इस रिएक्शन में हाई हीट जनरेट होता है। SO2 के साथ O2 जब रिएक्शन करके SO3 हाई हीट जनरेट, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होगा SO3 के साथ फिर H2SO4 लिक्विड को मिलाकर H2H2O7 ओलियम फॉर्म किया जाता है, फिर H2O7 के साथ वाटर को मिक्स करके 2H2SO4 तैयार किया होता है, H2SO4 लिक्विड तैयार। तो दिस इज द स्टेप। इसमें जो स्टेप हम लोगों को सबसे केयर लेना होता है दैट इज SO2 O2 से SO3। इस स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप तो बार्निंग है, सल्फर को बार्न किया जाता है O2 में। तो यहाँ जो भी कंडीशन यूज कीजिएगा गैसियस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट SO2 प्लस O2 को मिलाकर जब आप SO3 करिएगा, इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा SO3 कैसे फॉर्म हो जाए उसको देखना है। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, द सेकेंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी, through thermodynamically favored, the reaction is very slow at low temperature. At high temperature reaction goes very fast at high temperature, but the yield was very low, an optimum condition is achieved। देखिए, अगर हम लोग इसको लो टेम्परेचर में करेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो फास्टर होता है, बट रिएक्शन का यील्ड, जो प्रोडक्ट का यील्ड जो होता है वो वेरी लो हो जाता है। तो दोनों साइड में प्रॉब्लम। तो बीच वाला जो है उसमें वो है कि एक ऑप्टिमम कंडीशन को यूज कर लिया जाता है, उस कंडीशन में कैटलिस्ट यूज करके वो सब यूज करके रिएक्शन को किया जाता है। तो दिस इज जनरली केस। जनरली इस चैप्टर को आप लोग जब पढ़ेंगे, बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना होगा दो तीन चीज में। एक है केसी का वैल्यू, ठीक है, केपी केसी का वैल्यू, दैट इज दिस वन, केपी केसी के एक्स का वैल्यू। ये अगर देख लेंगे आप लोग तो आपको सारे चीज समझ में आ जाएगा। देखिए इस रिलेशन में देखिए टेम्परेचर भी है, केसी भी है और केपी भी है। तो बेसिकली केपी का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे कि कैसा है, कि अगर डेलेन का वैल्यू अगर देखेंगे कोई रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन के केस में हम लोग का चेंजेस कैसा रहेगा, कैसे ये होगा, वो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक दूसरा बात वो है जो बताना चाहते हैं, दैट इज द डेल जी जीरो। डेल जी जीरो का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन नहीं होगा, माने पॉजिटिव के मतलब रिएक्शन नहीं होगा कि डेल जी जीरो का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही होना चाहिए, ये बात नहीं है। डेल जी जीरो का वैल्यू बस रिएक्शन का स्पॉन्टिनिटी बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा कि नहीं। कल जैसे हम लोग मतलब पिछला क्लास में जो हम बताए थे उसमें बताए थे कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि एक रिएक्शन जब हो जाएगा, जैसे इसको रख देंगे ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे नीचे गिर जाएगा पेन, तो ये जो गिर गया दिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको हम नहीं रोक सकते, अगर छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। पानी जब बहती है तो उस समय भी वो क्या है कि एक सिस्टम फॉलो करके होता है। तो जब मतलब वो कॉमन है कि ऊपर से नीचे पानी फ्लो होगा। तो ये सारे चीज जब आपका फिक्स है बेसिकली वो है स्पॉन्टेनियस। बस अगर तो उस केस में डेल जी ऑब्वियसली नेगेटिव ही है उस केस में, बट जहां डेल जी पॉजिटिव है जैसे ये है, ये फिक्स है, इसमें अगर डेल जी पॉजिटिव भी होगा हम इसको प्रेशर देंगे तो स्पॉन्टेनियस जो है नॉन स्पॉन्टेनियस जो है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। तो डेल जी जीरो वैल्यू अगर ज्यादा होगा, लेस देन जीरो होगा, तो इक्विलिब्रियम अगर आपका जो है वो टुवर्ड्स राइट मतलब प्रोडक्ट के तरफ शिफ्ट कर लेगा, और डेल जी जीरो वैल्यू अगर ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की तरफ रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपको कोई दूसरा उपाय देख के उस दूसरे उपाय के साथ उसको चेंज करके साइड को मतलब कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो दिस
इक्वेशन इज अप्लाइड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जब लोग हम लोग देखते हैं कि यही जब प्रिपरेशन किया जाता है, जैसे SO2 प्लस O2 से 2SO3 बनाया जा रहा है और SO3 प्लस H2SO4 से H2H2O7, तो ये सारे प्रोसेस के केस में डेल जी जीरो डेल एच जीरो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू कैसे डिपेंड करता है उसी के ऊपर ये करके बेसिकली किया जाता है। तो दिस ऑल आर दिस दैट्स ऑल फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये जो पोर्शन है, आपको ज़्यादातर जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उस मटेरियल से आपको सारे चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। और आप ऐसे भी गूगल पे सर्च कीजिएगा तो गूगल पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस है, उसको उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और मेन जो है कि आप इसको देखिएगा केपी केसी और केएस का वैल्यू, उस वैल्यू को अगर ठीक से आप डिराइव कर पाएंगे तो कोई भी रिएक्शन का आप कोई भी प्रॉब्लम आप उसको कर सकते हैं आसानी से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, 1 मिनट। ओके, थैंक यू वेरी मच विनोद जी।